हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था रीट 2017 जूनियर लेवल का साइंस का 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आज की वीडियो में हम देखेंगे 2017 रीट का ही जूनियर लेवल का मैथ का सॉल्यूशन। तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कह रहा है दो घन हैं, उनके आयतन का अनुपात दे रखा 27:64। तो इनके पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है। तो देख लीजिए इसमें क्या होता है, घनों का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2 27/64। घन का आयतन क्या होता है, A1/A मतलब A क्यूब बराबर होता है। इसे बराबर कर देंगे A1/A2 के, तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा। ये किसका क्यूब रूट है, 3 का 27, और 64 किसका है, 4 का। यानी A1/A2 की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड आउट हो गई। अब इन्होंने बोला है पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6A²। तो दो घन है तो 6A1²/6A2²। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। A1/A2 की वैल्यू कितनी है, 3/4। इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/16। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलनाकार खंभा है, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है हमें 264, और इसका आयतन दे रखा है बेलन का 1848। तो हमें खंभे की ऊंचाई बतानी है। तो देख लीजिए जो बेलनाकार खंभा होता है वो कैसे होगा, एक बेलन इस टाइप का होगा। ये होगा हमारा बेलन। इसका जो ये वाला सरफेस है एक वृत्त है, ये भी एक वृत्त है। उसकी हाइट कितनी हो गई, h। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता, πr², और h ऊंचाई तक ले गए तो h, πr²h इसका हो गया आयतन। देखिए बेलनाकार खंभे का आयतन कितना है, πr²h दे रखा 1848। खंभे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब जो ये वाला पृष्ठ है बाहर वाला, इसमें हमने नीचे वाला इंक्लूड नहीं किया है, तो ये कितना हो गया 2πr/h। अगर मैं नीचे वाला इंक्लूड कर लेता हूँ तो इसका ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें वक्र पृष्ठ तो आ जाएगा 2πr/h प्लस इसमें क्या है, एक तो ये आ जाएगा इसका πr² और एक πr² ऊपर का आ जाएगा, तो इसमें 2πr² और ऐड हो जाएगा। यानी संपूर्ण में क्या हो जाएगा, 2πr यहाँ से कॉमन आ जाएगा, h यहाँ से बचेगा, r यहाँ से बचेगा। ये भी याद रख लेना आप। अब इससे आप इसे डिवाइड कर दोगे तो 7 टाइम्स ये कट जाएगा। यहाँ से आप कैंसिल आउट कर लीजिए, r की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 14 मीटर। तो इन्होंने पूछी इसकी हाइट है, तो हाइट किसी भी फॉर्मूले में रख दो, आप इसमें रख दो या इसमें रख दो। 2πr की वैल्यू है 264, और यहाँ से h की निकालनी है, तो 264 मल्टीप्लाई 2 यहाँ आ जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/60, यहाँ चले जाएगा ऊपर में, गुणा कितना r की वैल्यू कितनी है 14। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर लीजिए आप, 3 आंसर आ जाएगा। सभी कैंसिल कर लेना, 2 से ये कट जाएगा, 22 से कट जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 93। ये कह रहा एक कक्षा में 20 छात्र ने गणित विषय में 100 अंक में से इतने अंक प्राप्त करे हैं अलग। तो इसमें क्या करते हैं ना, वर्गाकार सारणी बना रखी है। इसमें हमें आंकड़ों को व्यवस्थित करना है, 20-20 के अंतराल पे व्यवस्थित करना है। इसमें बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें हमें ये निकालना होता कि 0 से 20 के में कितने अंक आए हैं। ये आप इसमें काउंटिंग कर लेना, जैसे 16 0 से 20 के अंतर हो गया, 1 हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, ठीक है, 1 16 ये हो गया, 4। तो 0 से 20 4 आ गए। तो ऐसे ही आप ये फाइंड आउट कर लेना, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कह रहा है 94-95 के लिए एक पाई चार्ट है। आप ये एक चीज़ रखना, पूरे पाई चार्ट की जो वैल्यू होती है ना 360 डिग्री होती है, 360 अंश। अब देखिए क्या कह रहा है, 4 विषय हैं इसमें, हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी। उसके जो टोटल अंक हैं वो हैं 480। तो यानी जो टोटल अंक है 360 डिग्री वो बराबर हो जाएगा 480 के। तो यहाँ से आप एक चीज़ याद रख लेना, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यानी कि 360 डिग्री बराबर हो जाएगा 480 के नंबर के। 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 480/360।
अब देखिए आपको किसके निकालने हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए। ये देखिए गणित का प्रतिशत कितना है 93। तो देख लीजिए कितना निकाला था, 1% की वैल्यू निकाल ली 480/360 और हमें निकालनी कितनी है 93 की। इसकी मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा हमारा। अगला देख लीजिए, अगला कह रहा है सीमा ने हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने अंक अधिक प्राप्त किए। यानी पहले इन दोनों में अलग अलग निकालो, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकाल लो इसी के अकॉर्डिंग। हिंदी में देख लीजिए पहले, हिंदी का कितना है 108 और अंग्रेजी के कितने 72। आप देखिए 480/360 अलग रहेगा। अंग्रेजी का देखिए 72 डिग्री है ना, तो ये आप कैंसिल आउट करिए, 36 दूनी 72, 0 से 0 कट गया, 2 48 96। हिंदी का 108 है, ये 3 बार कट जाएगा इससे, तो ये कितना हो गया 144। अंतर निकालिए इन दोनों में, डिफरेंस कितना हो गया 144 माइनस 96 48। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 क्वेश्चन। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ये पेडागोजी के आ जाते हैं, रीत में आते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कक्षा में गणित उद्देश्यों शिक्षण के उद्देश्यों की सटीक विशेषता नहीं है। नहीं पे आपको फोकस करना है। देखिए तो ये जो है ना जीवन से संबंधित तो होने चाहिए, ये भी सही है। व्यवहारिक पदों में भी होने चाहिए, ये भी सही है। परीक्षण के योग्य होने चाहिए, यानी हम उनका परीक्षण कर सकें, ये भी सही है इसका आंसर। लेकिन विशिष्ट होने चाहिए, ये इसका आंसर गलत है, क्योंकि उसके जो उद्देश्य हैं सामान्य होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। यदि एक विद्यार्थी है अलग अलग परीक्षकों से, मतलब टीचर की बात करें, गणित के परीक्षण में 80 में से 42 अंक समान रूप से प्राप्त करता, यानी उसकी कॉपी है, उसे मान लो 10 टीचर अलग अलग चेक कर रहे हैं उसकी कॉपी, और उसके 80 में से 42 अंक ही आ रहे हर किसी से, तो इसकी क्या विशेषता है, ये क्या दर्शाता है। तो यानी ये विशेषता कहलाती है वस्तुनिष्ठता, यानी कोई भी चेक कर ले उसकी कॉपी, इतने ही अंक आएंगे। और जैसे अगला ऑप्शन वैधता है। वैधता ये होता है, मान लीजिए आपने साइंस का पेपर बनाने को बोला आपसे, और आपने बना दिया सोशल साइंस का पेपर, तो बच्चा उसको हल नहीं कर पाएगा, तो यानी वो उस चीज़ के लिए वैध नहीं है, जो उसका मानक है ना। अगला है विश्वसनीयता। इसमें यह है जैसे कोई प्रश्न पत्र है, उस पर हम लोग कितने विश्वास योग्य हैं, कितने विश्वास योग्य है वो। 98 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है, मतलब उनकी लिमिट बतानी, क्या उसकी कमी है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं या ट्रू एंड फॉल्स वाले होते हैं, सही गलत वाले होते हैं, रिक्त स्थान वाले होते हैं, इसमें उनकी सीमा क्या है। देखो अनुमान लगा सकते हैं, ये बात तो सही है। अब 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो एक पे आप टिक लगा देते हैं, तो आप अनुमान लगाते हैं, ये तो सही है। निर्माण में कठिनाई है, उन्हें बनाने में कठिनाई होती है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों को। अब ये कह रहा है जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना, ये बात सही है, ये उसकी कमी है, क्योंकि जटिल प्रक्रियाओं को वो माप नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है, यानी किसको कठिन है ये बताना है इसमें। देखो मैंने आपको आगमनात्मक और निगमनात्मक बता रखा है। आगमन से जैसे क्या बना, उदाहरण से नियम की ओर जाना हमको इस वाले उसमें, यानी इसमें क्या है, टीचर पहले उदाहरण देगा बच्चों के सामने, उनसे बच्चों से नियम निकलवाएगा, ये आगमन विधि हो गई। और निगमन विधि में क्या है, पहले नियम दे देगा, फिर नियम से क्या है उदाहरण की ओर लेके चलेगा सामने, जैसे फॉर्मूले दे दिए हैं डायरेक्ट, उसके बाद उदाहरण समझा दिए, ठीक है। अब प्रयोजना, इसमें तो प्रयोजना तैयार करते हैं क्लास में। अभी क्या कठिन कौन सा है, विश्लेषणात्मक, यानी विश्लेषण करना किसी चीज़ को समझाना, वो थोड़ी टिपिकल पड़ेगी। अगला क्वेश्चन 100। निम्नलिखित में से गणित की भाषा है। अब देखिए गणित किससे सीखी जाती है, संकेतों के माध्यम से। जितने भी अंक हैं ये 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ये सब संकेत ही तो हैं एक प्रकार के। जैसे 5 हो गया, ये 6 हो गया, 4 2, ये संकेतात्मक भाषा हो गई गणित की। नेक्स्ट क्वेश्चन 101। निम्नलिखित में से सही मायनों में गणित है। देखिए गणित क्या हो गया, अमूर्त विज्ञान। अमूर्त मतलब जिसको हम कल्पना कर सकते हैं, मतलब अमूर्त वो चीज़ है जो फिजिकल प्रेजेंट नहीं है, हमारे सामने नहीं है प्रेजेंट, हम अपने दिमाग में सोचते हैं। जैसे कहते हैं ना, मान लिया राम के पास 10 केले हैं, तो केले प्रेजेंट नहीं है, हमने फिजिकल है नहीं वो सामने, लेकिन हमने मान लिया है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102।
गणित की तार्किकता की विशेषता निम्नांकित में से नहीं है। देखिए वही आ गया, गणित में शुद्धता तो होती है, परिणाम की निश्चितता भी होती है, परिणाम जरूर आएगा कोई क्वेश्चन है तो, मौलिकता भी है, लेकिन विषय की निष्ठा ये नहीं है, नहीं पे फोकस करना हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, 103, निम्नलिखित में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। यानी मौखिक जो हम मुँह से बोलेंगे उससे क्या होगा, ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती हैं, जो मनुष्य का मानसिक प्रक्रिया होती है उनका विकास करती हैं ये चीज़ें। अब जैसे ये इन ऑप्शन से आप बच के रहना, जैसे ये समय बचाती हैं, ये ऑप्शन गलत है। पेन पेंसिल की आवश्यकता नहीं है, ये भी गलत है ऑप्शन। गणित में जो ज़रूरत पड़ती है, मौखिक रूप से प्रश्नों को हल करने योग्य बनाती है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन को हमें लिखित भी हल करने योग्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 का, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं दूरसंचार तकनीकी उपकरण विशेष तौर पर ग्राफ तथा ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है। देख लीजिए, तो इसका क्या हो गया, अंतः प्रक्रियात्मक श्वेत पत्र, यानी एक प्रकार से ये दूरसंचार के लिए उपयोगी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, विद्यालय में ज्यामिति पढ़ानी है हमें, उसके लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नलिखित में किसके पश्चात किया जाता है। अब देख लीजिए, मैंने एक बार आपको ब्लूम की टैक्सोनॉमी में पढ़ाया था ज्ञानात्मक पक्ष, उसमें 6 पक्ष बताए थे, अगर आपको ध्यान होगा तो। ज्ञान अवबोध वाले जो बताए थे मैंने, विश्लेषण संश्लेषण वाले, तो उसमें पहले क्या पढ़ाना होता है, विश्लेषण, उसके बाद आता है संश्लेषण। तो इन्होंने यही पूछा कि किसके पश्चात पढ़ाना चाहिए संश्लेषणात्मक भी। विश्लेषण में क्या करते हैं, हम एक बड़ा टॉपिक लेते हैं, उसको विश्लेषण करके माध्यम से समझाते हैं, और संश्लेषित में क्या करते हैं, हम छोटे छोटे टॉपिक को कंबाइन करके संश्लेषित करते हैं उसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए 106 को, ये आपको समझाने का लिए है। ये देखें, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, सही है। अब हमें ये क्वेश्चन है ना, अब हमें इस क्वेश्चन को ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है अंडरवुड, तो यानी किसी न किसी का हमें इसका वर्गमूल बनाना होगा, तभी उससे ये वर्गमूल कटेगा। तो वर्गमूल के लिए जैसे इसमें अगर यहाँ प्लस है तो ये a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, क्योंकि अगर इसके ऊपर वर्गमूल लगा होगा तो वर्गमूल से ये वाला स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आपका फॉर्मूला बचेगा a+b। इसका फॉर्मूला आपको पता है, a² + b² + 2ab। अब यहाँ देखिए आपको फॉर्मूले में ये 18√3 है, तो इसको आप ब्रेक करिए 2ab की फॉर्म में, तो 2 तो यहाँ रख दीजिए 2, a कितना हो गया 9, b कितना हो गया √3, यानी आपको a और b पता लग गए हैं। अब a क्या हो गया 9, 9 का स्क्वायर यहाँ दे रखा 81, ठीक है। अब 84 को हमें तोड़ना है, इसमें दूसरा क्या बनाना पड़ेगा हमें, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, क्योंकि अगर √3 है, इसका स्क्वायर करूँगा मैं तो इस स्क्वायर से ये वाला अंडरवुड कट जाएगा, तो ये इसका आंसर 3 आ जाएगा। तो 84 को तोड़ दिया मैंने, 81 और 3 में तोड़ दिया, ठीक है। इसको इसमें तोड़ दिया। अब इसको मुझे स्क्वायर बनाने के लिए इसे 9 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 9 का स्क्वायर, इसे लिखना पड़ेगा √3 का स्क्वायर, इसे 2 9 √3। अब ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसका बन गया, a+b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस वर्गमूल से इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो इसे ऐसे रखें -√3, 9 + √3, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा √3, इसकी वैल्यू क्या होती है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 160, यदि 497 - 496 + 495 = k × 495 है, तो k का मान हमें निकालना है। इन सवालों में ट्रिक क्या होती है ना, सबसे छोटी वाली पावर पकड़ते हैं हम, ठीक है। अगर आधार समान हो तीनों का, तो अब हम यही वाली पावर कॉमन ले लेते हैं। इसमें से 4 की पावर 95 हमने ले लिया कॉमन, तो जो चीज़ हमने कॉमन ली उससे हमें इसमें भाग करना होता है। अब 95 हमने कॉमन लिया, मैंने आपको ये पिछली क्लास में ये बताया था, अगर जैसे x की घात m है और x की घात n है, अगर ये यहाँ भाग कर रहा हूँ मैं, तो ठीक है, आधार समान है तो उनकी पावर माइनस हो जाएंगी, x की घात m - n हो जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ x की घात m गुणा है x की घात n से, तो इन दोनों में क्या हो जाएगी ना, ये जुड़ जाएंगी, इनकी पावर m + n।
तो देखिए यहाँ 95 कॉमन लिया, 97 में से 2 बचेगा 4 स्क्वायर, माइनस 96 है तो यहाँ 4 की पावर 1, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया तो 1 बचेगा, इक्वल टू के इंटू 4 की पावर 95, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 4 की पावर 1 4 हो गया, 1 को ऐसे रख दो बराबर के, 16 1 17 में से 4 घटाया 13, के की वैल्यू 13 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए 108। ये सवाल दे रखा था, एक बोला था इसको हल कीजिए, ठीक है। इसके फैक्टर करने, पहले इन दोनों में देख लीजिए क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो 5a दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से कितना बचेगा a, यहाँ से कितना बचेगा 3, माइनस, अब यहाँ भी ऐसा कॉमन लो जो ये वाला बन जाए हमारा, तो हम माइनस कॉमन लेंगे पहले, 2b दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा 2b से 3, माइनस बाहर आ गया, 2a बाहर आ गया a, ठीक है। तो a प्लस 3 यहाँ बच गया, a प्लस 3 यहाँ, ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बचा 5a, यहाँ से माइनस 2b, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है, ये पूरा क्वेश्चन था हमारा सवाल में, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, ये वाला पोर्शन जो अंश बटे हर है, तो हर पहुँच जाएगा सबसे ऊपर पावर में, तो ये कितना बच गया पलट जाएगा, ये 1000 बटे 8, और ये पूरा कितना है क्यूब रूट है, मतलब घनमूल निकालना हमें। ऐसे ही है 3 से ये कितना कट जाएगा, 3 संग 18, 1 बचा, 3 चौक 12 64। अब देखिए ये कितना 1000 का घनमूल क्या हो गया 10, 10 की गुणा 3 बार करेंगे तो 1000 आ जाएगा। ऐसे 8 का घनमूल कितना हो गया 2, और 64 का घनमूल कितना हो गया 4, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार 5 बार, और 4 ये हो गया, 5 और 4 9। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, दो समीकरण है 2x माइनस 3y इक्वल टू 79 और x प्लस 6y इक्वल टू 47 है, तो x माइनस वाई का मान हमें निकालना है। तो दो समीकरण हमने मान ली। अब देखो दो समीकरण में y का गुणांक देखिए, एक है माइनस का एक है प्लस, तो इसके मुझे कोफिशिएंट दोनों इक्वल करने पड़ेंगे और फिर दोनों को मैं जोड़ दूंगा। अब यहाँ 6 है यहाँ 3 है, तो इस इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, यानी पहले मैं मल्टीप्लाई करी 2 की, दूसरे समीकरण को जोड़ दिया। तो करो 2 दूनी 4x माइनस 3 दूनी 6y इक्वल टू 79 इक्वल टू 158। इस समीकरण को ऐसे लिखा, इस दोनों को जोड़ दिया, तो जोड़ने पे ये वाला तो इससे कट जाएगा। 4x प्लस x कितना हो गया 5x, और इसे हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये कितना हो गया 205। अब 5 से इसे काटा, 5 चौक 20, 5 कम 5 41 हो गया। अब इस वाली x की वैल्यू हम रख देंगे समीकरण 2 में, x की वैल्यू कितनी हो गई 41 प्लस 6y को ऐसे रखो इक्वल टू 47। 41 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 6y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 1। हमें क्या पूछा है x माइनस वाई, तो कितना हो गया 41 माइनस 1, तो कितना होगा 40। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब एक रहा 3x प्लस 5 का स्क्वायर है माइनस 60x है, तो ये किसके बराबर है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें दो फॉर्मूले लगेंगे आपको पता ही होगा, पीछे मैंने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा 2ab। यहाँ खोलिए, a कितना हो गया 3x, इसका स्क्वायर कितना हो गया 9x स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, प्लस 5 या 15 दूनी 30x माइनस 60x, ऐसे रखिए, इसको ऐसे रख दीजिए 30x माइनस 60x, तो कितना बन गया माइनस के 30x। अब इसे रिवर्स में देख लीजिए, इसे क्या लिख देंगे 3x का होल स्क्वायर, इसे लिख देंगे 5 का स्क्वायर। अब इसे इस वाले फॉर्म में तोड़ो, 2 इंटू a कितना हो गया 3x, b कितना हो गया 5, तो 5 दूनी 10 या 30x। अब रिवर्स में देखो ये किसका बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a कितना 3x माइनस 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट कितना है 112 का, ये कह रहा है 80 का कितना प्रतिशत 80 है 112 का, तो देख लीजिए। अब इस प्रतिशत निकालना है, यानी 80 का हमने 80/100, तो इससे पूरा कट जाएगा 1 गुणा 100, यानी 100% ही है इसका आंसर। 113 देख लीजिए। 113 क्वेश्चन में आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा।
अब पहले आप पढ़िए। एक टेलीविज़न विक्रेता है, उसका जो सेलिंग प्राइस है 9600 की दर से टेलीविज़न बेचे उसने, 2 बेचे उसने एक टेलीविज़न पे तो 20% का लाभ ले लिया और दूसरे टेलीविज़न पर 20% की हानि ले ली। तो उसे बताना है जो पूरा सौदा हुआ है उस पर हमें लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी, ये हमें बताना है। इसका मैं आपको बिल्कुल 10 सेकंड वाला आंसर भी बता दूंगा, पहले आप बड़े वाले मेथड से देख लीजिए। देखो, एक आपको ये पता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट में 100 प्लस अगर प्रॉफिट हो तो P%/100, अगर लॉस हो तो बस माइनस L का मतलब लॉस %। ठीक है। अब यहाँ से मुझे कॉस्ट प्राइस 1 निकालना है, CP1 निकालना है। तो सेलिंग प्राइस कितना है 9600, 100 यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में अपॉन 100 प्लस 20% का लाभ हुआ था तो 120 हो गया। अब यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, 8000 रुपये था उसका कॉस्ट प्राइस। अब सेकंड वाले में कॉस्ट प्राइस 2 हो गया, यानी मूल्य 2 निकालना है, यहीं से निकालो। सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन, इस बार क्या करेंगे 20% की हानि हुई है तो 100 माइनस 20 कितना हो गया 80%। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, ये आ गया CP2 आ गया। अब देखो टोटल CP निकाल लो कितना हुआ, 8000 ये हो गया और 12000 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया 20000 तो हो गया क्रय मूल्य। अब टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया 9600, दोनों का सेम ही है तो कितना हो गया 19200। यानी कोई चीज़ हमने 20000 रुपये की खरीदी और बेच दी हमने 19200 की, तो इसमें क्या हो गया हमें हानि हो गई। हानि किस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। 20000 माइनस 19200 बराबर कितना हो गया 800 और बटे में 20000 गुणा 100 तो कितना हो गया 4% की हानि हो गई। अब इस सवाल का सेकंड मेथड देख लीजिए, बहुत ईजी है ये। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, इफ़ माने यदि सेलिंग प्राइस आर सेम, यदि जो विक्रय मूल्य है सेम हो और एक को P% के लाभ पे बेचा जाए और एक को L% की हानि पे बेचा जाए। ठीक है, हानि पे। तो ऑलवेज मतलब हमेशा लॉस होगा, हानि % होगी और वो कितनी है, जैसे सवाल में 20% दे रखा था ना, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 100 और माइनस का मतलब मान लो हानि हो गई उसे, हानि का मतलब दिखा रहा माइनस से, 4% की क्या हो गई उसे हानि। आप इसे इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, जैसे A प्लस B प्लस माइनस बन गया AB अपॉन 100। अब देख लीजिए, एक क्या हो गया, पहले पे प्रॉफिट हो गया, दूसरे पे लॉस हो गया, प्लस एक पे हो गया 20 और एक पे हो गया माइनस के 20 अपॉन कितना हो गया 100। 20 से 20 कट गया तो ये कितना हो गया माइनस के 400 बटे 100, 2 0 से 2, 4% की हानि यहाँ से भी आ गई, किसी से भी निकाल लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 114। एक क्षेत्र में एक लक्ष्य को 6 मजदूर हैं 16 दिन में पूरा करते हैं, यदि वह लक्ष्य 4 दिन में पूरा करना हो तो कितने मजदूर हमें चाहिए एक्स्ट्रा। इसमें आप देख लीजिए एक फॉर्मूला लगेगा, ये वाला आपने पढ़ा भी होगा। ये M1 हो गया मैंस इंटू D1 हो गया दिन बराबर M2 इंटू D2, यानी पहले 6 मजदूर हैं तो 16 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं। अब मुझे मैन निकालने हैं और दिन इन्होंने कम कर दिए 4, तो बोल रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि मैन की वैल्यू बढ़ जाएगी, इससे आप काट दीजिए। 4 से कितनी टाइम कटेगा 4 टाइम्स, तो 6 चौक 24 मजदूर चाहिए मुझे। नेक्स्ट अगला ये कह रहा, यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज ₹640 हो तो मूलधन क्या होगा। ये मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था आपको, एक फॉर्मूला साधारण ब्याज का मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज दे रखा है 640, मूलधन हमने मान लिया P, दर है 8 गुणा समय है 5 बटे 100। P की वैल्यू निकालनी है तो 100 जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई, 8 और 5 जाएगा डिवाइड में, 8 से कट गया 80 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स, 1600 आ गया मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये कह रहा है एक विश्वविद्यालय में है आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रति वर्ष 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। यदि वर्ष 2016 में यह संख्या 1500 थी तो 2018 में बतानी है, यानी 2016 के बाद 17 में बढ़ी होगी 10%, फिर 18 में बढ़ी होगी। तो देख लीजिए
देखो 2017 में देखो 10% को क्या लिखेंगे परसेंट में 1/10, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 1% की वृद्धि हो गई। 10 में एक चीज़ जुड़ेगी तो कितनी हो गई 11, यानी ओरिजिनल कितनी थी 10, वो बढ़ के कितनी हो गई 11। तो यही है 1500 थी ओरिजिनल 2016 में, तो 11/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1650 हो गई 2017 में। और फिर 18 में क्या फिर इंक्रीज़ कर देंगे 1650 का 11/10 तो कितनी हो गई 1815। यही हमारा आंसर हो गया, यही हो गया। अब अगला क्वेश्चन, नीचे दिया गया एक चित्र है, इसमें त्रिभुजों की सर्वांग समता का नियम बताना, कौन सा लगेगा। अब देखो त्रिभुज की सर्वांग समता का सर्वांग सम देखो नाम से देखो पहले इसके क्या बोले, सर्व अंग सम, यानी एक त्रिभुज की अगर तीनों सारी भुजाएं समान हो, मतलब भुजाएं समान हो या कोण समान हो एक दूसरे के, तो त्रिभुज क्या होगा सर्वांग सम होगा। अब देखिए इसकी 3 कंडीशन होती है वैसे, साइड साइड साइड, यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हों, तो ये भी एक नियम होता है सर्वांग सम का। एक होता है समकोण कर्ण भुजा, यानी उसका ऐसा बनेगा चित्र ऐसे, यानी उसका त्रिभुज का एक तो समकोण होगा ये वाला, और एक उसके हो जाएगा कर्ण, और एक कोई सी भी भुजा ले लो, या तो ये वाली ले लो लंब या ले लो आधार, तो हो गया। और तीसरा क्या हो गया कोण भुजा, यानी 2 भुजाएं हैं, उसमें 2 भुजाएं हैं मान ले ऐसे, उनके बीच का कोण, यही अगर दूसरी भुजा के कोण के बराबर है तो ये त्रिभुज क्या होंगे सर्वांग सम। और एक क्या होता है कि एक ही भुजा पे 2 कोण बनने हो ऐसे, यानी एक तो ये वाली भुजा हो गई, इसका इस पे ये कोण बनने और ये बनने, ऐसी ये दूसरी भुजा के इसके और इस कोण के बराबर हो, तो हमारा इस वाले फिगर में ये वाला लगेगा। देखिए इस वाले त्रिभुज में एक तो भुजा दे रखी है इसकी 3 सेंटीमीटर यहाँ है और 3 सेंटीमीटर यहाँ है। अब देखिए इस पे इस 3 सेंटीमीटर एक एंगल ये बनना है 75, इस पे ये बनना है 75। अब देखो मैंने आपको बताया था अगर ये क्रॉस में हो 2 रेखाएं वो एक बिंदु पे काटें तो ये वाले कोण कौन से होते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण होते हैं, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लग गई इसमें, एक साइड पे 2 एंगल, यानी कोण भुजा कोण का नियम, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोला इन्होंने नीचे दिया गया एक चित्र है, असमान समपूरक कोण है। देखिए ये बोला है समपूरक कोण, 2 चीज़ होती हैं, यह है समपूरक कोण, यानी ऐसे कोण जिनका योग 180 अंश हो, समपूरक कोण है। अब एक होता है या तो इसका नाम होता है कोटिपूरक, या इसको पूरक कोण भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कितना होता a + b, ये बराबर हो जाएगा 90 के। ये 2 चीज़ होती है, समपूरक होता 180 का, कोटिपूरक होता 90 का। चलिए तो इन्होंने बोला असमान समपूरक, यानी ऐसे कोण जिनका योग 180 अंश हो। तो इसमें आप 4 दे रखे हैं, आप इसमें लगा के देख लेना, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ डायरेक्ट। जैसे बोला DFE, डी ये रहा एफ ये रहा ई, एक ये वाला एंगल हो गया, सही है। और कह रहा EFA, अब देखो ये पूरा एंगल कितना हो गया 180 हो गया, एक रेखा पे बनेंगे। और ये दोनों कोण क्या है असमान है, यानी समान नहीं है। समान बोलने को ये कह रहा था, यानी एक होता 90 का दूसरा भी होता 90 का, तो वो होते हैं समान कोण। और दूसरा बोला AFB, ए ये रहा एफ ये रहा बी, AFB BFD, तो ये भी देखो पूरी एक रेखा पे बनना है, ये कोण भी कितना होगा 180, यानी इसका आंसर ये हो गया। और आप मिला के देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब युगला एक समलंब चतुर्भुज है, उसकी 2 समांतर भुजाएं दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 78, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। देखिए समलंब का पहला फिगर देख लीजिए कैसे बनता है। ये होता है समलंब एक, यानी 2 तो उसमें होती समांतर रेखाएं, ठीक है, एक छोटी होती है एक होती है बड़ी, ये ऐसे करके त्रिभुज बनता, उस पर होती हाइट, यानी उन दोनों के बीच की दूरी। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग, यानी जो समांतर भुजाएं दे रखी हैं इन दोनों का योग गुणा ऊंचाई, यानी उनके बीच की दूरी कितनी है। अब इसका क्षेत्रफल हमें सवाल में दे रखा है 78,
इक्वल टू 1/2 इंटू 10 प्लस 15, वो मल्टीप्लाई हाइट हमें निकालनी है। तो 78 ऐसे रखिए बराबर 1/2, ये कितना हो गया 26 मल्टीप्लाई हाइट हो गई। 2 से इसे काटिए 13 टाइम्स, 13 से ये कट जाएगा 6 टाइम्स, तो हाइट इक्वल टू हो गई 6 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट इस वीडियो का क्या कह रहा है, ये कह रहा है 56 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त है, उसके आधे भाग की हमें परिधि निकालनी है। तो पाई का मान लेना 22/60। देखिए त्रिभुज का जो व्यास होता है, ठीक है, उसको हम डी से लिखते हैं और वो बराबर होता है 2r के। तो यहाँ से अगर हमें r निकालना है त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, यानी त्रिज्या कितनी हो गई 28 सेंटीमीटर, यानी ये क्या हो गई पूरी एक वृत्त हो गया। इस पूरे वृत्त की परिधि कितनी है 2πr, लेकिन हमें कितने की निकालनी है, वृत्त के आधे भाग की परिधि, यानी इसको मैंने आधा कर दिया। टोटल है 2πr, इसका आधा कर दिया मैंने, तो कितना हो जाए πr। पाई के बाद वैल्यू है 22/60, आर की वैल्यू कितनी है 28, 7 से कट गया 28, 4 बार 22 चौक 88, ये मेरा आंसर हो गया। तो ये आज वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई। आज की वीडियो में इतना ही गाइस।